एक गरीब किसान था। वो अपने खेतों में खूब मेहनत करता था और उससे जो पैसे कमाता था उसी से उसका घर चलता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी नंदनी और एक बेटा राजू था। नंदनी फिर से माँ बनने वाली थी। श्याम हर रोज सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा करता और उसके बाद ही अपने काम पर जाता था। नंदनी और राजू, जल्दी इधर आओ, तुम दोनों भी भगवान से आशीर्वाद ले लो। मैं भी पिताजी के साथ पूजा करूंगा। सब मिलजुल कर पूजा करते हैं। नंदनी, मैं खेत जल्दी जा रहा हूँ। इस बार हमारी सब्जियाँ बहुत अच्छी हुई हैं। थोड़ा काम और करना है। और राजू, तुम मम्मी और अपनी होने वाली बहन का ध्यान रखना। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं माँ और अपनी बहन का ख्याल रखूंगा। हाँ, ये सबका ध्यान रखेगा। देखना, आपके जाते ही मुझे परेशान करना शुरू कर देता है। श्याम कृष्ण भक्त था। उसका मानना था कि जो भी हमारे साथ होता है वो सब भगवान की ही मर्जी होती है। ऐसे ही खुशी खुशी उसका समय गुजर रहा था। लेकिन उनकी ये खुशियाँ कुछ दिनों के लिए ही थी। कुछ ही दिनों में मौसम बहुत खराब हो जाता है और 3 दिनों तक लगातार बारिश होने लगती है। सब्जियों के लिए इतना पानी सही नहीं है। पता नहीं अब क्या होगा। लगातार बारिश हो रही है। श्याम के खेतों में पानी खड़ा हो जाता है, जिससे उसके खेतों में लगी सारी सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं। एक दिन जब श्याम खेतों को देखता है तो उसके खेतों में पानी भरा था। हे भगवान, ये सब क्या हो गया है? अब हम क्या करेंगे? जितनी भी फसल लगाई थी सब बर्बाद हो गई। आप चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। आप बैठो, मैं खाना लेकर आ जाती हूँ। नंदनी खाना लेने जाती है। तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो किचन में गिर जाती है। बचाओ! नंदनी की आवाज सुनकर श्याम भाग कर आता है और वो नंदनी को उठाता है। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है जी। तुम घबराओ मत, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। श्याम अपने बेटे राजू और नंदनी को लेकर अस्पताल जाता है और डॉक्टर नंदनी को भर्ती कर लेते हैं। नंदनी ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन दोनों की हालत बहुत खराब है। कुछ भी हो सकता है। श्याम रोने लगता है। अरे बेटा, तू परेशान मत हो। दूसरे गांव में नदी के किनारे एक बहुत पुराना मंदिर है। सुना है जो भी वहां जाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सच में अम्मा? अगर ऐसा है तो मैं आज ही वहां जाऊंगा और अपने परिवार की सलामती की दुआ करूंगा। अगली सुबह श्याम उस मंदिर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन बहुत तेज बारिश होने से उस नदी में बहुत पानी आया था और नाव वाला वहां कोई भी नहीं था। मुझे कैसे भी करके इस मंदिर में जाना है। श्याम नदी की ओर जाने लगता है। तभी अचानक वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जिसके हाथ में लौकी थी। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैं नदी पार करके उस कृष्ण भगवान के मंदिर में जाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की जान खतरे में है। मुझे कैसे भी करके उस मंदिर में जाना है। कहते हैं वहाँ किसी की भी दुआ खाली नहीं जाती। मुझे जल्द ही जाना होगा। इस समय तो तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है और तुम इस नदी में मरने जा रहे हो। देखो यहाँ कितना पानी है। अगर तुम नदी में गए तो निश्चित ही बच नहीं पाओगे। जाओ अस्पताल जाकर उनका ध्यान रखो
अगर भगवान ने चाहा तो वो जरूर ठीक हो जाएंगे। ये लो, तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक लौकी है। इसका रस अपनी पत्नी और बच्चों को पिला दो और बाकी के बीज अपने आंगन में लगा देना। तुम्हारा कल्याण होगा। श्याम बिना कुछ बोले उस बाबा की बात मान लेता है और लौकी लेकर वहाँ से अपने घर आ जाता है और लौकी का रस निकालकर वो अस्पताल जाता है और डॉक्टर से छुपाकर 1 चम्मच अपनी पत्नी और 1 चम्मच अपने बच्चे को उस लौकी का रस पिलाता है। कुछ ही देर में दोनों बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। कुछ देर पहले दोनों की कंडीशन बहुत खराब थी और अभी अचानक से ये सब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आप इन्हें लेके घर जा सकते हैं। श्याम बहुत खुश हो जाता है और वो अपने बेटे और नंदिनी के साथ अपनी बेटी को घर ले आता है। अगले दिन, सुनो जी, उठ भी जाओ, देखो सुबह हो गई है। अपनी पत्नी को एकदम ठीक देखकर श्याम बहुत खुश हो जाता है। आपने जो लौकी का रस मुझे पिलाया था वो तो बहुत अच्छा है। देखो, मैं और गुड़िया बिल्कुल ठीक है और वो ना कोई जादुई लौकी है जिसके मात्र एक बार पीने से ही हम बिल्कुल ठीक हो गए। तभी श्याम रसोई घर में जाता है और रखे हुए बीजों को उठाता है। क्या ये बीज भी उस जादुई लौकी की तरह होंगे? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये उस जादुई लौकी के बीज हैं। वैसे भी उन बाबा ने मुझे बोला था कि अब सब कुछ अच्छा होगा। श्याम वो सारे बीज अपने घर के आंगन में लगा देता है। अगले दिन शाम जब सुबह उठकर घर के बाहर जाता है, अरे ये क्या, लौकी की बेल एक दिन में ही आ गई। नंदिनी, बाहर आओ जल्दी। ये तो कमाल हो गया प्रभु, आपकी माया सच में अपरंपार है। नंदिनी जब बाहर आती है तो वो भी लौकी की बेल देखकर हैरान हो जाती है। अरे, इतनी सारी लौकी, ये तो सच में जादुई लौकी है। देखो ना, एक दिन में कैसे ये बेल लौकियों से भर गई। हम इस जादुई लौकी को लेकर मंडी में बेच आते हैं। श्याम और नंदिनी बेलों से लौकियां तोड़ते हैं और श्याम उसे मंडी में बेच कर आता है और उसके बदले उसे अच्छे पैसे भी मिलते हैं। अब श्याम और नंदिनी हर रोज बेलों पर से लौकी तोड़ते और उन्हें शाम को बाजार में जाकर बेच दिया करते थे। अब उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब उस जादुई लौकी से उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। ये कहानी किशनपुर गांव की है। किशनपुर इस राज्य का सबसे सुंदर गांव था। चारों ओर हरियाली और ऊंचे ऊंचे पहाड़ इस गांव की सुंदरता को और भी बढ़ा देते थे। ऐसा कहा जाता है कि परियां परी लोक से इस गांव में घूमने आती हैं और यहाँ के कुछ लोगों ने उन्हें देखा भी है। इस गांव के अधिकतर लोग खेती करते हैं और उसी से उनका परिवार चलता है। मेघा और सोहन भी इसी गांव में रहते हैं जो अपने खेतों में काम करते हैं। क्यों मुंह लटकाए बैठे हो जी? क्या करूं भाग्यवान, सब लोग खेतों में बीज बो रहे हैं, लेकिन इस बार मेरे पास बीज लाने के लिए भी पैसे नहीं है। अगर बीज नहीं लिए तो इस बार खेत भी खाली रह जाएगा। और तुम तो जानती ही हो, अगर खेत में कुछ नहीं बोएंगे तो इस साल हम क्या खाएंगे। मेघा कुछ बिना बोले ही वहाँ से अंदर चली जाती है और रसोई से एक पोटली लेकर आती है। पिछले साल जो घर के पीछे कुछ पालक लगी थी वो फूल गई थी, बस उसी के बीज मैंने संभाल के रख लिए थे। इस बार इन बीजों को ही आप खेतों में लगा दो। ये बीज अच्छे तो होंगे ना? पिछली बार मैंने कितनी बार यहाँ से पालक काटकर बनाई थी, इस बार तो कुछ निकल ही आएगा। वैसे भी अब खेत खाली रहने से तो अच्छा है ना कि हम ये बीज वहाँ बो दें, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना जी।
तो ठीक है, फिर आज ही हम इन्हें अपने खेतों में बो देते हैं। दोनों अपने खेत में जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। सोहन अपने खेत में पालक के बीज बो रहा था। इस बार ये पालक अच्छे से हो जाए, इसको तो कई बार काटकर बेच सकते हैं। तभी वहाँ गोपाल और अशोक आ जाते हैं। अरे सोहन, ये किस चीज के बीज बो रहे हो तुम दोनों? पालक, इस बार मैं पालक के बीज बो रहा हूँ भाई। तुम्हें पालक ही मिली थी क्या? इससे क्या कमाई करोगे भला? आधी तो जानवर ही घास समझकर इसे खा लेते हैं। और वो लोग वहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं। पता नहीं इन लोगों को क्या परेशानी है, भला मैं कमाऊं या ना कमाऊं, इन्हें क्या फर्क पड़ता है। बस दूसरों के काम में उंगली करना तो इनकी आदत बन गई है। आप इन पर ध्यान ना दो ना, इनका तो काम ही है ये सब कहने का। कुछ दिन बीत जाते हैं और सोहन के खेत में हरी हरी पालक उग जाती है। सोहन और मेघा सुबह सुबह अपने खेत में जाते हैं। मेघा, देखो ना कितनी सुंदर पालक उगाई है, और एक हफ्ते तक हम इसे काटकर बाजार में भी बेच सकते हैं। मेघा पालक के पत्तों को ध्यान से देख रही थी। सुनो जी, यहाँ पे कुछ है। सोहन ध्यान से देखता है तो एक छोटी नन्ही सी परी पालक के पत्ते पर सो रही थी। मेघा, ये तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल परी के जैसे। जी, कहीं ये परी तो नहीं है? उन दोनों की आवाज सुनकर वो नन्ही परी उठ जाती है। तुम कहाँ से आई हो? मैं एक परी हूँ। कल रात को अपनी सहेलियों के साथ परीलोक से इस गांव में घूमने आई थी। हम इस हरे हरे मुलायम पत्तों के ऊपर खेल रहे थे। खेलते खेलते मेरी छड़ी इस खेत में गुम हो गई और मैं वापस इनके साथ परीलोक नहीं जा पाई। अपनी छड़ी के बिना मैं दोबारा परीलोक नहीं जा सकती। क्या तुम्हारी छड़ी हमारे खेत में गुम हुई थी? तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी छड़ी को ढूंढने में मदद करते हैं। मेघा और सोहन उस नन्ही परी की छड़ी ढूंढने लगते हैं। वो पालक के सभी पत्तों को उलट पुलट कर देख रहे थे और लगभग उन्होंने आधे से ज्यादा खेत को ढूंढ लिया था, लेकिन अभी तक उस परी की छड़ी नहीं मिली थी। तभी अचानक मेघा खुशी से चिल्लाती है, मिल गई छड़ी, देखो। परी छड़ी देखकर बहुत खुश होती है। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तुमने मेरी छड़ी ढूंढने में अपने खेत की परवाह नहीं की। देखो, तुम दोनों का सारा खेत खराब हो गया है और सारी पालक का खेत भी ढह गया है। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए खुश हैं कि अब तुम अपने घर जा सकती हो। हम तो अपना गुजारा कर ही लेंगे। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। परी अपनी छड़ी की शक्तियों से उनकी सारी पालक को बड़ा कर देती है। अब ये पालक कभी खत्म नहीं होगी। तुम लोग इस पालक को रोज काटकर बेच सकते हो। सोहन और मेघा बहुत खुश हो जाते हैं। उनका पालक का खेत फिर से हरा भरा लहराने लगा था। ऐसा कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। अब सोहन और मेघा हर रोज पालक को काटते और उसे मंडी में बेच देते और उसके बदले उन्हें बहुत अच्छे पैसे मिलते थे। अगले दिन उनकी पालक वैसे के वैसे ही हरी भरी दिख रही थी और पूरा खेत पालकों से लहरा रहा था। अरे भाई, सोहन के खेत में तो जादुई पालक है। हर रोज काटने पर भी वो कम नहीं होती, रातों रात फिर से तैयार हो जाती है। पता नहीं ये कहाँ से लाया है ऐसे जादुई पालक के बीज। अच्छा, फिर तो इस बार सोहन से ही मैं उसके पालक के बीज लूंगा।
ये सोहन उस पालक की वजह से गांव का सेठ बनता जा रहा है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। उसी रात अशोक सोहन के पालक के खेत में जाता है। आज सारी पालक काट के ही घर जाऊंगा। अशोक जैसे ही पालक काटने लगता है तो पालक पत्थर की तरह कठोर हो जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? तभी अचानक वहां बहुत सारी मधुमक्खियां आ जाती हैं और उसे काट लेती है। अशोक चिल्लाता हुआ गांव की तरफ भागता है। अरे बचाओ बचाओ, मुझे काट लिया, अरे बचाओ। लोग उसकी आवाज सुनकर उठ जाते हैं। अशोक को मधुमक्खियों ने काट लिया था। अरे लेकिन तुम इतनी रात को यहाँ आए कैसे हो? उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था और वो चुपचाप अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सोहन को अशोक का औजार अपने खेत में मिलता है और वो सब कुछ समझ जाता है। सोहन अशोक के घर जाता है और उसे उसका औजार देता है और उसे कुछ पालक भी देता है। मुझे माफ कर दो भाई, मैं लालच में आकर तुम्हारा खेत बर्बाद करना चाहता था, लेकिन देखो मुझे इसकी सजा मिल गई। तुम मुझे बोल देते, मैं तुम्हें खुद अपने खेत से पालक दे देता। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब सोहन और मेघा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। पालक बेच बेच कर वो गांव का सबसे धनी परिवार बन गया था। अब उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और वो दूसरे लोगों की भी मदद किया करते थे।